नमस्कार प्रिय मित्रों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ बॉटनी की क्लास में लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम लगा हुआ है एमसीक्यू मोड में ऑब्जेक्टिव प्रकार का, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बॉटनी का पेपर 2026 और 27 में जो भी विद्यार्थी देने जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर के, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न 100% गारंटी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपको बता दूं कि जो आपका पेपर टाइटल है बॉटनी का, वो है एक इकोनॉमिक बॉटनी, एथिनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है और ये इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो डीडीयू यूनिवर्सिटी से हैं, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से हैं, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, सीएसजेएमयू कानपुर, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो आपका बनारस विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, बीयू झांसी, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, सीसीएसयू मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय या मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय आपका हो, आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सभी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर इंक्लूड नहीं है दोस्तों, लेकिन जहाँ पर भी एमसीक्यू एग्जाम्स होगा उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको पूरा कंप्लीट आपके 8 यूनिट के एमसीक्यू में आपको कराऊंगा, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया, प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोटेनिकल नेम ऑफ साल, साल का वनस्पतिक नाम पूछा गया है। तो साल का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो क्या है, आप सबको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है टक्टोना, ग्लैडिस, सोरिया, रोबस्टा। ऑप्शन सी है सीडस, देवदार जिसे कहते हैं। ठीक है, और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साल का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है सोरिया रोबास्टा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मेहंदी का वनस्पतिक नाम। ध्यान दीजिएगा, मेहंदी के पेड़ का वनस्पतिक नाम पूछा गया है, बोटेनिकल नेम ऑफ मेहंदी इज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मेहंदी का जो वनस्पतिक नाम है वो है लाउसोनिया इनर्मिस। ठीक है, लाउसोनिया इनर्मिस ये मेहंदी का वनस्पतिक नाम है और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बार बार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साल का वनस्पतिक नाम और मेहंदी का वनस्पतिक नाम। अगला क्वेश्चन है नील, नील का वनस्पतिक नाम पूछा गया, बोटेनिकल नेम ऑफ नील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नील जो आप लोग कलर नील आता है ना, तो नील जो प्राप्त होता है एक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया नील का वनस्पतिक नाम क्या है। तो नील का जो वनस्पतिक नाम है वो है इंडिगोफेरा टक्टोरिया। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब भी बात हो रही है नील का, तो नील जो प्राप्त होता है वो नीला रंग प्राप्त, नील से नीला रंग प्राप्त होता है। इसका वनस्पतिक नाम है इंडिगोफेरा टक्टोरिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया पैरा रबर, पैरा रबर पौधा यानी जिसको वृक्ष है दिया गया है पैरा रबर ट्री इज। तो इसका नाम पूछा गया है कि इसका बोटेनिकल नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो बोटेनिकल नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा हैबिया ब्रीसी एलियंसिस। ओके, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए पैरा रबर पौधा, ठीक है, पैरा रबर का पौधा का वनस्पतिक नाम, तो वनस्पतिक नाम क्या है, हेबिया ब्रिसिलाई एंसिस। या आपसे केवल क्वेश्चन में पूछेगा ब्रिसी हैबिया ब्रिसिलाई एंसिस ये किसका नाम है, जिसमें आपके ऑप्शन दे देगा रबर का पौधा या बीड़ी का पत्ता, या फिर आपसे दे देगा कि ये जो है मेहंदी का, तो किसका नाम है, तो आप लोग याद रखेंगे रबर का बोटेनिकल नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 और पांचवा क्वेश्चन है बीड़ी पत्ता प्राप्त किया जाता है, बीड़ी पत्ता इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो बीड़ी का पत्ता है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं, याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में तेंदू पत्ता दिखा मिल जाएगा तो आप उस पर भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बीड़ी पत्ता को
तेंदू पत्ता कहते हैं और इसका बोटेनिकल जो नाम है वो है डाइआस्पिरास जाइलान। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। और इसको हिंदी में इसका बेली पत्ता का जो नाम है वो है, हिंदी अगर इसका जो ऑफिशियल नाम है वो तेंदू पत्ता है। ठीक है, और तेंदू पत्ता का जो बोटेनिकल नाम है वो है डाइआस्पिरास जाइलान। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6 और 6 नंबर क्वेश्चन है, सुपारी जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सुपारी प्राप्त की जाती है। तो सुपारी किससे प्राप्त होती की जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए देखेंगे जिसमें दिया है कैनाबिस रोटाइबा, तो कैनाबिस रोटाइबा होगा नहीं इसमें। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका एरिका कैटिचू। एरिका कैटिचू जो है ये सुपारी, इससे सुपारी प्राप्त होती है। ठीक है, सुपारी का बोटेनिकल नाम है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 जिसमें पूछा गया है, ए हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। तो हाइग्रोमीटर का जो कार्य है वो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी को मापने में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 8 और 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया द बुक द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट इज रिटन बाय, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो पुस्तक है ये बेबीलोय के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम है N.I. बेबीलोय। ओके, इनका पूरा नाम क्या है? N.I. बेबीलोय। ओके, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8वें प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट, निम्नलिखित में से कौन पौधे की उत्पत्ति का केंद्र है? पौधे की उत्पत्ति का केंद्र यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है चाइनीज केंद्र। क्या चाइनीज केंद्र है ये पौधे का उत्पत्ति का केंद्र है, भारतीय केंद्र या पर्शियन केंद्र या उपरोक्त सभी? तो आपको बता दें इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चाइनीज केंद्र, भारतीय केंद्र और पर्शियन केंद्र ये सभी उत्पत्ति के केंद्र हैं, इसलिए आंसर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 जो हर साल लगातार रिपीट होता है। पूछा गया है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन में है आपका N.E. बॉरलॉग, ऑप्शन बी है M.S. स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है N.I. बेबीलोय और डी दिया गया बीरबल सहानी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन जी हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा क्या गया है कि ट्रीटिकेल इज डेवलप फ्रॉम, ट्रीटिकेल विकसित किया जाता है किससे? गेहूं एवं जई से, मक्के, गेहूं और मक्का से, गेहूं एवं राई से, या ऑप्शन डी है गेहूं एवं धान से। तो आपको बता दें ट्रीटिकेल जो विकसित किया जाता है ये गेहूं और राई से प्राप्त किया जाता है। व्हीट प्लस राई इक्वल टू ट्रीटिकेल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और राई से ट्रीटिकेल विकसित होता है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है। यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा अनाज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं, गेहूं अनाज की श्रेणी में आता है, चावल भी अनाज की श्रेणी में आता है, मक्का भी आता है, लेकिन मिर्च जो है ये अनाज की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए हम कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, जो मिर्च है ये अनाज की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेग्यूम। क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दलहन नहीं है? दलहन को लेग्यूम बोलते हैं, तो इनमें से क्या पूछा गया है कि दलहन इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जिनमें क्या पूछा गया है, जिनमें ऑप्शन दिया गया है कजानस कजान, कजानस कजान, क्या ये दाल है? तो बिल्कुल कजानस कजान दाल है,
इसमें है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम भी आपका दाल की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी देखेंगे, सी ऑप्शन जिसमें है विग्ना मोंगो, तो विग्ना मोंगो भी ये दाल की श्रेणी में आता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम ये जो है दाल की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। गेहूं की हेक्सा प्लाइड जाति, हेक्सा प्लाइड स्पेसीज ऑफ व्हीट इज, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो गेहूं की हेक्साप्लाइड जाति जो है वो है ट्रिटिकल एस्टिबम, ट्रिटिकल एस्टिबम जो है ये गेहूं के हेक्साप्लाइड जाति के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है दोस्तों, इसमें दूसरा एक ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम, तो इसमें आप आंसर लगाएंगे कौन सा, ए वाला आंसर टिक कर देंगे सही उत्तर। लेकिन अगर ए वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोग को, ट्रिटिकल डाइकाकम मिल जाएगा तो इसको भी टिक करिए। लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो गेहूं की हेक्साप्लाइड जाति जो है वो ट्रिटिकल एस्टिबम ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य की जो संख्या है वो कितनी थी। द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन इज, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी थी, तो इसके लक्ष्यों की संख्या 17 थी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेते, प्रश्न नंबर आपका है 16 और 16 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2 ये संबंधित है किससे। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया जलवायु कार्रवाई से, बी ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य, सी है शून्य भूख, और डी है पानी के नीचे जीवन। तो आपको बता दें सतत विकास लक्ष्य 2 ये जो संबंधित था ये जीरो हंगर से संबंधित था, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, सी वाला आंसर इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोटेनिकल नेम ऑफ सुगर बीट इज, सुगर बीट का वनस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो शुगर बीट का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो क्या है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो नाम है वो है वीटा ओल्गेरिस, वीटा ओल्गेरिस जो है ये शुगर बीट का रासायनिक नाम है, बोटेनिकल नाम है, ठीक है। तो इसलिए हम बीटा वोल्गेरिस ऑप्शन ए पर लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 जिसमें पूछा गया शुगर कैन बिलोंग टू फैमिलीज, गन्ना किससे संबंधित है। गन्ना का कुल पूछा गया है कि गन्ना किस कुल से संबंधित है। तो याद रखेंगे गन्ना का जो कुल है वो घास कुल है, गन्ना का जो कुल है वो घास कुल है, और घास कुल पोएसी कुल पोएसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पोएसी कुल से संबंधित है गन्ना, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये हर साल रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगातार ये रिपीट होता है। डीडी यूनिवर्सिटी में ये लगातार दोस्तों 3 वर्षों से रिपीट हो रहा है। अगर आप देखेंगे उठा करके राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, ओके। तो हम कपास से यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बीज की सतह से, बी है तने से, सी ऑप्शन है जड़ से, और डी ऑप्शन है आपका पत्तियों से। तो आपको बता दें कपास के जो रेशे ये बीज की सतह से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कपास के रेशे बीज के बाहरी भाग से बनते हैं, इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, सीड सरफेस, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड सरफेस, ओके। राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है सन हेम्प या सनई, सन हेम्प अगर ऑप्शन में सन हेम्प दिखेगा क्वेश्चन के या सनई, तो इसका मतलब समझिएगा एक ही, सनई को सन हेम्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो सनई इसमें से पूछा गया कि है, सनई का क्या, सनई का बोटेनिकल नाम पूछा गया है। तो सनई का जो बोटेनिकल नाम है वो है क्रोटा लेरिया और जनसिया, ठीक है, क्रोटा लेरिया जनसिया। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा, ये सनई का बोटेनिकल नाम है, ऑप्शन 20 में लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है प्लांट
डाइवर्सिफिकेशन इज ए रिजल्ट ऑफ, पौधों में विविधता किसका परिणाम है? पूछा क्या गया है, पौधों में विविधता ये किसका परिणाम है? ऑप्शन ए जिसमें है बीज का प्राकीरण, बी है अचानक प्रकट होना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आकस्मिक उत्परिवर्तन, और डी है विकासवादी परिवर्तन और लंबी अवधि। सही उत्तर इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विकासवादी परिवर्तन की लंबी अवधि को पौधों में विविधता का परिणाम कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। प्रश्न नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजियोस्पर्म का भूमि का प्रभुत्व किसके कारण है? तो भूमि का जो प्रभुत्व है उसमें कारण किसका है? विविध आवासों में अनुकूलनशीलता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये लगातार रिपीट होने वाला प्रश्न रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे सतत विकास जो अस्तित्व में आया था ये 1887 में, 1887 में ये अस्तित्व में आया था, वो माफ कीजिएगा 1987। ऑप्शन डी इसमें लगाएंगे सही उत्तर। 1987 में ये अस्तित्व में आया था और एक जो है रिपोर्ट जारी हुआ था, ब्रूटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रूटलैंड रिपोर्ट के जरिए ये शब्द लोकप्रिय हुआ था। कब हुआ था? 1987 में, सतत विकास शब्द। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर है 24। 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम को किस रूप में जानते हैं? तो ट्रिटिकम एस्टाइवम को हम ब्रेड व्हीट, ब्रेड गेहूं के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? ब्रेड गेहूं के रूप में हम ट्रिटिकम एस्टाइवम को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, और 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन सामग्री है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की बात यहाँ पर हो रही है, तो पहला ऑप्शन है जेई जिसे ओट बोलते हैं, ऑप्शन बी है रागी, सी है गेहूं और डी है बाजरा। इन सब में पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन सबसे अधिक जो पाया जाता है वो जेई ओट में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक जो पाया जाता है वो ओट यानी जेई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 जिसमें पूछा गया लेग्यूम अच्छे स्रोत होते हैं, तो लेग्यूम जो है, लेग्यूम अच्छे स्रोत किसके होते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रोटीन, प्रोटीन के सबसे ज्यादा अच्छे स्रोत होते हैं, इसलिए ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दाल व फलियां प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं जो कि लेग्यूम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस पादप रेशे को गोल्डन रेशे के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज नोन एज ए गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जूट जो होता है, ये जूट के रेशे का रंग जो होता है वो सुनहरा होता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 जिसमें इंडियन रबर प्लांट इज, भारतीय रबर पौधा, भारतीय रबर पौधा इसमें से कौन सा है? तो फाइकस इलास्टिका, याद रखेंगे फाइकस या फीकस इलास्टिका, ये जो है ये भारतीय रबर प्लांट का बोटेनिकल नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से रंग देने वाले पौधे का चयन करें। इनमें से रंग कौन सा पौधा देता है? तो रंग देने वाला पौधा जो है वो है इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा ये रंग देने वाला पौधा है जो इंडिगो से प्राप्त होता है और नीला रंग इससे प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 जिसमें है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में पेट्रोल के साथ मिश्रित होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए जिसमें है एथेनॉल, बी है मेथेनॉल, सी है प्रोपेनॉल और डी है ब्यूटेनॉल। तो आपको बता दूं कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाला जो रसायन है वो है एथेनॉल। ठीक है, ऑटोमोबाइल वाहनों में पेट्रोल के साथ मिश्रित होने वाला रासायनिक जो पदार्थ है वो है इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल देने वाला पौधा है? तेल देने वाला पौधा इनमें से पूछा गया है। पहला ऑप्शन ए जिसमें मसूर,
तो मसूर जो होता है वो एक दाल की श्रेणी में आती है, तो मसूर में तेल नहीं निकलता है। यहाँ पर है सूरजमुखी, तो सूरजमुखी से तेल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। सूरजमुखी जो होता है इसमें ये एक तेल देने वाला पौधा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32 और 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी देने वाला पौधा जिसे सोरिया रोबास्टा कहते हैं, लकड़ी देने वाला पौधा सोरिया रोबास्टा किस परिवार से संबंधित है? इसमें फैमिली पूछी गई है कि सोरिया रोबास्टा किस कुल से संबंधित है। तो आपको बता दें ये डिप्टो कार्पेसी डिप्टोकार्पेसी परिवार से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि यह बायोगैस कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। तो बायोब्यूटेनॉल क्या ये बायोगैस है, या बायोडीजल को कहते हैं, बायो इथेनॉल को कहते हैं, या बायोमीथेन को बोलते हैं? तो आपको बता दें बायोमीथेन, बायोमीथेन को क्या बोला जाता है? बायोगैस कहा जाता है, क्योंकि बायोगैस में मुख्य गैस जो होती है वो मीथेन ही होती है, इसीलिए इसे बायोमीथेन भी कहते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट उत्तर इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 और 34 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन GIS आर मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग, यानी क्वेश्चन कह रहा है भाई भौगोलिक संकेत GIS किसके संरक्षण में सबसे प्रभावी है? तो किसके संरक्षण में सबसे अधिक प्रभावी है? आपको बता दें विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले पारंपरिक उत्पाद समाधान GI टैग क्षेत्र विशेष से पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे। विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले पारंपरिक उत्पाद का ये सबसे प्रभावी संरक्षण है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 35 और इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पारंपरिक ज्ञान टीके की रक्षा करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो इसमें सबसे प्रमुख चुनौती जो है वो है दोस्तों सांप्रदायिक और मौखिक प्रकृति, सांप्रदायिक और मौखिक प्रकृति, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान लिखित नहीं बल्कि मौखिक और सामूहिक होता है, इसलिए इसका संरक्षण जो होता है वो कठिन होता है। इसलिए हम आंसर कौन सा लगाएंगे? बी राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 36 जिसमें क्वेश्चन है कि द TRIPS एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, ट्रिप्स समझौते का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, TRIPS समझौता विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37 और 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि पारंपरिक ज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो पारंपरिक ज्ञान यानी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑर्गेनाइजेटेड फॉर्म, तो ये जो पारंपरिक ज्ञान है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो स्वदेशी और स्थानीय समुदाय से हुई थी। ठीक है, स्वदेशी और स्थानीय समुदाय से पारंपरिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग पारंपरिक रूप से इसके सूजन रोध एवं घाव बनने के गुणों के लिए किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया ए मेथा स्पाइकाटा, बी है कुरकुमा लौंगा जिसे हल्दी बोलते हैं, और सी है कमलेलिया साइनेसिस जिसे चाय, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया गया है कि स्पेनिसिया ओलेरिसिया जिसको पालक बोलते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है, तो आपको बता दें इसमें बी आंसर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी कुरकुमा लौंगा यानी हल्दी जो होता है ये पारंपरिक रूप से सूजन रोधी एवं घाव भरने के गुणों के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, जैसे कि हल्दी का बोटेनिकल नाम क्या हो जाएगा? कुरकुमा लौंगा। चाय का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? कमलिया साइनेसिस। पालक का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? इस पैनेसिया ओलेरेसिया, ये इसका बोटेनिकल नाम। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 39
39 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन निकालने के लिए किस पेड़ की छाल का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुनैन जिसको क्या बोलते हैं, सिकोना। मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन निकालने के लिए किस पेड़ की छाल का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो वो सिकोना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिकोना। सिकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है जो मलेरिया के उपचार में उपयोगी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है आपका इंडिगो, इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा टक्टोरिया। तो ध्यान दीजिएगा यही आपका सही उत्तर होगा। ये पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है इंडिगो फेरा टक्टोरिया। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 और 41 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से कीट विकर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया गया है काइसेथेमम सिनेरा रिफोलियम। ऑप्शन नंबर सी जिसमें है ब्रिटिश विनिफेरा और डी दिया गया है फेरोसस वुल्गेरिसिस। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइथेमम सिनेरा रिफोलियम। यही इसका राइट उत्तर है। ये पारंपरिक रूप से कीट विकर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 और 42 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड एनएमपीबी ऑपरेट? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड एनएमपीबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो अगर आपसे पूछे एनएमपीबी का फुल फॉर्म तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल ऑयल? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पीय तेल है? वाष्पीय तेल इनमें से पूछा गया है। तो वाष्पीय तेल की संख्या श्रेणी में कौन सा आ जाएगा? पहला ए आरएनडी का तेल। तो क्या आरएनडी का तेल जो है ये वाष्पीय तेल है? बिल्कुल नहीं है। जैतून का तेल भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। पुदीना का तेल, पुदीना का जो तेल है ये वाष्पीय तेल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी पिपरमिंट ऑयल इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैनिन? टेनिन का एक उदाहरण इनमें से है स्टार्च, बी है जेलेटिन, ऑप्शन नंबर सी है गैलिक एसिड और डी है पैक्टिन। तो आपको बता दें टेनिन का एक उदाहरण जो है वो है गैलिक एसिड। गैलिक अम्ल टेनिन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी गैलिक एसिड इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 45 ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एल्कालाइड प्रेजेंट इन कॉफी? कॉफी में मौजूद मुख्य एल्कालाइड क्या है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है एट्रोमिन, बी है कैफीन, सी है कुनेन और डी है मॉर्फिन। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा इनमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैफीन। कॉफी में मौजूद मुख्य जो एल्कलाइड्स है वो कैफीन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका है 46 जिसमें पूछा गया लौंग के तेल का प्राथमिक रासायनिक घटक क्या है? लौंग के तेल का प्राथमिक रासायनिक घटक, तो दोस्तों याद रखेंगे कि लौंग के तेल का प्रमुख रासायनिक जो घटक है वो है यूजेनॉल। यूजेनॉल जो है ये लौंग के तेल का प्राथमिक रासायनिक घटक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठित औषधि का उदाहरण है? तो संगठित औषधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है दोस्तों आपका डिजिटैलिसी पत्ती। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गर्म विलायक का उपयोग करके हर्बल आर्क तैयार करने की एक विधि है? तो हर्बल आर्क तैयार करने की जो एक विधि है
उसके अंतर्गत काढ़ा आता है। क्या आता है? काढ़ा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है फाइटोकेमिकल का कौन सा ग्रुप अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया फ्लेवोनाइड। तो यही जो है फ्लेवोनाइड्स जो है ये एक प्रकार का फाइटोकेमिकल है जो अपने ग्रुप में एंटीऑक्सीडेंट गुणों के रूप में जाना जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 50, और 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे से वाष्पशील तेल निकालने की विधि है? पहला ऑप्शन ए, जिसमें कि विलायक निष्कर्षण, भाप आसवन, सी है मैसरेशन, और डी दिया गया है इन्फ्यूजन। तो आपको बता दें कि वाष्पशील तेल निकालने की एक जो विधि है उसको क्या बोलते हैं? भाप आसवन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 50 मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार बार बार हर यूनिवर्सिटी के पेपर में रिपीट होते हैं। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो आपका रहेगा वो 100+ क्वेश्चन का होगा, जो कि कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको सेम इसी टाइम पर। ठीक है, जिनको इनका पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल है, जहां से आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।